हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का 5G ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, बात कर रहे थे अपन रीड के बारे में, है ना। तो नए नए टॉपिक के साथ हर रोज आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। तो आज इसी के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे, जिसके बारे में देखा था हमने, इसके बारे में विद्युत धारा के बारे में। वो सारा टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है और उसके जो वेरिएबल्स है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि उनमें से कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर कर दूंगा। अगर कहीं न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है कि इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स अगर आपको कम आ रहे हैं किसी भी चीज से, जैसे मान लो प्रतिरोधों के संबंध की बात हो, वहीं उनके अंदर विद्युत धारा की बात करें, उनके अंदर वोल्टमीटर की बात करें, है ना, और वोल्ट जो है उसकी बात करें, शक्ति की बात करें, कहीं भी समस्या है, विभवांतर की समस्या आ रही है, आपको किसी भी टॉपिक में समस्या आ रही है, न्यूमेरिकल्स में समस्या आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको एक सही गाइडेंस के रूप में आपको सारे के सारे जो आपके जो डाउट्स हैं उन सभी को क्लियर करने का पूरा प्रयास कर सकूं, ठीक है। तो आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बल और गति, ठीक है। अब बल और गति के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बल। क्या रहेगा? बल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फोर्स। क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है, ये सभी जानते हो, ठीक है। अब बल है क्या, किसे कहते हैं बल? देखो, बल को अपन एक तरीके से मान सकते हैं, जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है ना, और इस वस्तु के ऊपर अगर मैं क्या लगा दूं, इस वस्तु को मान लो यहां से मैंने क्या किया, कुछ प्रेशर दिया इसको, ठीक है, बल लगाया, और ये वस्तु क्या हो गई, यहां वाली इस वाली पोजीशन से अपनी स्थिति को हटाकर ये मान लो यहां पर आ जाती है। ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी है। तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है किस बिंदु पर, बिंदु बी पर आ जाता है, ठीक है। तो हमने वस्तु को क्या दिया, धक्का दिया, और धक्का देने से ये वस्तु जो है ए बिंदु से कहां पर आ गई, बी बिंदु पर आ गई है, ठीक है। तो यहां से वस्तु को क्या दिया गया, धक्का दिया गया, ठीक है, धक्का दिया गया। अगर मान लो इसी वस्तु को मैं अगर क्या करूं, इसी वस्तु को अगर मैं खींचूंगा तो ये वस्तु मान लो पॉइंट वापस किस पर आ गई, ए पर आ गई, ठीक है। थोड़ा सा एक बेसिक तरीके से नॉर्मल सी चीज समझने का प्रयास करेंगे कि बी पॉइंट से वापस कहां पर आ जाती है, ए पॉइंट पर। और ये कैसे हुआ, तो वस्तु को क्या किया गया, खींचा गया, खींचा गया। तो क्या हो रहा है कि जब वस्तु को धक्का दिया गया तो इसने अपनी स्थिति परिवर्तन कर दी। स्थिति का मतलब जो उसकी पोजीशन थी, जहां पर ये रह रही थी, जिस स्थिति पर ये थी, जिस स्थान पर ये स्थित थी, उस स्थिति से इसने बदल करके अपनी स्थिति कौन सी कर ली, स्थिति नंबर बी पर आ चुकी है। किससे? धक्का देने पर। अब इस वस्तु को अगर मैं स्थिति नंबर बी से खींच करके अगर स्थिति नंबर ए तक ले आता हूं, तब भी इसकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो इसका मतलब साफ है कि वस्तु को धक्का देना और खींचना जो है वही क्या है, एक प्रकार से बल है। तो नॉर्मल सी बात है, किसी भी वस्तु को क्या देना, धक्का देना या फिर उसको खींचना, नॉर्मल सी बात है, खींचना। तो इन दोनों को जो भौतिक राशि इंडिकेट कर रही है, भौतिक राशि एक प्रकार की फिजिकल जो राशि की अगर बात करें, भौतिक राशि की, वही क्या कहलाती है, बल कहलाती है। नॉर्मल सी बात है, कोई ज्यादा इसके अंदर कोई डीपली नहीं जाना हमें कि वस्तु को अगर धक्का देंगे या खींचेंगे तो अपना स्थान परिवर्तित करेंगे, यानी कि अपनी स्थिति में क्या हो जाएगा, उसकी बदलाव हो जाएगा। जैसे हमने यहां से धक्का दिया ऑब्जेक्ट नंबर ए से कहां पर गया, ऑब्जेक्ट नंबर, ऑब्जेक्ट जो है वो बी नंबर पर चला गया, तो इसकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। दूसरी बात, अगर इसको खींचा तो बी नंबर पोजीशन से कहां पर आ गया, ए नंबर पर आ गया, यानी कि वो भौतिक राशि जो जिससे धक्का या क्या कहलाता हो, खींचा जा सकता हो वस्तु को, वही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। वही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ये नॉर्मल सी बात थी बल के बारे में, एक भौतिक राशि जिससे वस्तु को धक्का या वस्तु पर को खींचना या धक्का देना ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। दूसरी बात करें यहां पर, तो मैं बात कर सकता हूं सीधी सी डायरेक्ट सी कि बल जो है इसका प्रतीक जो है इसको अपन लिखते हैं F से। किसे लिखते हैं, F से लिखते हैं। और F से लिखने का कारण क्या है, क्योंकि इसको बोलते हैं फोर्स, और फोर्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में बल होता है, इसलिए हम इसको कौन से प्रतीक से लिखते हैं, F से लिखते हैं। दूसरी बात अगर मैं यहां पर करूं तो बल जो है, बल
ये बल क्या करता है, वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है और वस्तु की दिशा बदल सकता है। वस्तु की गति और दिशा में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, परिवर्तन कर सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि वस्तु की गति और दिशा में परिवर्तन करता है। कैसे करता है ये देखिए यहां से अगर मैं बात करूं कि गति में परिवर्तन करता है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल की बात करें, ये कोई वस्तु है और ये किसी गति से क्या है, गतिमान है। अब अगर मैं इस वस्तु पर जिस दिशा में ये गति कर रही है, मान लो इस वाली दिशा में ये क्या कर रही है, गति कर रही है, ये वस्तु क्या कर रही है, इस दिशा में गति कर रही है, ठीक है, गति कर रही है। चलिए ठीक है, वो गति कर रही है। अब अगर मैं बल लगा दूं इस वस्तु पर, गति की दिशा में ही अगर बल लगा दूं, मान लो वस्तु उधर गति कर रही थी, मैंने बल भी उधर ही लगा दिया, तो वस्तु की गति जो है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, गति बढ़ जाएगी। यानी कि गति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। गति में क्या हो चुका है, परिवर्तन हो गया। कैसे हुआ, बल लगाने से। ठीक है, अब दूसरी बात अगर करते हैं कि मान लो कोई वस्तु गति कर रही है, क्या कर रही है, गति कर रही है, और मैंने इसके विपरीत दिशा में क्या लगा दिया, इधर की तरफ फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो वस्तु की गति में क्या हुआ, अब भी परिवर्तन हुआ। पहले गति ज्यादा थी और जैसे आपने बल लगा करके इसको खींचा वस्तु को, तो उसकी गति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, यानी कि गति क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां पर वस्तु को धक्का दिया जा रहा है और यहां पर वस्तु को क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में वस्तु जिस गति से गतिमान थी उस गति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अगर आप गति की दिशा में बल लगाते हो तो क्या हो जाएगा, गति बढ़ जाएगी, और गति की विपरीत दिशा में अगर बल लगाते हो, खींचते हो वस्तु को, तो गति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि यहां पर गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, नॉर्मल से एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि जैसे मान लो कोई बच्चा है दौड़ रहा, ठीक है, और बच्चा दौड़ रहा है, दौड़ता बच्चा है, और आप उसको पीछे से क्या कर देते हो, धक्का दे देते हो, तो उसकी गति जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वो ज्यादा गति से गतिमान हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, ये बात करेंगे क्यों गिर जाता है, किस कंडीशन में गिर जाता है, ये भी बात करेंगे। दूसरी बात, अगर कोई वस्तु आगे की तरफ गति कर रही है और आपने पीछे की तरफ उसको खींचने का प्रयास किया, बल लगाया, तो उस वस्तु की गति में क्या हो गया, फिर परिवर्तन हुआ, यानी वस्तु की गति कम हो जाएगी। देखा है, नॉर्मल सी बात है। फिजिक्स को आप डेली रूटीन की चीजों में अगर कनेक्ट करके पढ़ोगे तो वास्तव में फिजिक्स इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन सा कंसेप्ट किस तरीके से काम आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें यहां से कि यहां तक आप एक बार दोबारा देख ले कि सबसे पहले बात करें कि वस्तु को धक्का देना और खींचना ही बल होता है एक प्रकार से, बल एक भौतिक राशि है। दूसरी बात करें बल का जो प्रतीक जो है, सिंबल जो है, किस तरीके से इसको लिखा जाता है, किस रूप में इसको लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। और ये बल जो है वो गति और वस्तु की दिशा में, इसकी वस्तु की गति में और दिशा में परिवर्तन करता है। गति की परिवर्तन जो है, गति में परिवर्तन कैसे होता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। दूसरी बात करते हैं अपन दिशा की भी बात कर लेते हैं, किस तरीके से दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे मान लो कि आपने मान लो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट गति कर रहा है इधर वाली साइड में, इधर वाली साइड में क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट गति कर रहा है। आपने इसको खींचा, इधर वाली साइड में खींचा, फोर्स लगाया, मान लो आपका जो बल है वो ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट कहां की तरफ गति करेगा, इधर वाली साइड में गति करेगा। यानी कि पहले इधर की तरफ गति कर रहा था, अब कौन सी दिशा में गति करेगा, इधर वाली दिशा में गति करेगा। इसका मतलब सीधा सा है कि बल लगाने से वस्तु की जो दिशा जो है वो भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। ये नॉर्मल सी बात याद रखनी, ठीक है, क्योंकि आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है, बाहरी बल जो है वो इतना ज्यादा होना चाहिए कि वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है उससे अगर बल ज्यादा लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी दिशा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। गति वस्तु को उधर करना चाहिए था, पर ज्यादा बल इधर लगने की वजह से ये वस्तु इधर की तरफ खिंच जाएगी, इधर की तरफ आ जाएगी। इसका मतलब वस्तु की दिशा में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, दिशा क्या होगी, परिवर्तित होगी। इन दोनों चीजों से आप समझ चुके होंगे कि बल वस्तु की गति में भी परिवर्तन कर सकता है और बल वस्तु की दिशा में भी क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है।
ठीक है, तो यहाँ तक किसको समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया होगा। अरे नॉर्मल सी बात है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल याद रखना है कि धक्का देना और खींचना की वस्तु को क्या है? बल है एक प्रकार से, बल एक प्रकार की भौतिक राशि है, प्रतीक इसका F होता है। बल गति और दिशा में, वस्तु की गति और दिशा में क्या करता है? परिवर्तन करता है, जिनको मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या कर दिया है? समझा दिया। चलिए आगे, जो नॉर्मल बात है उसके अंदर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखना है बात। जैसे आपसे पूछेगा बल कौन सी राशि है? सदिश है या अदिश है? बल फोर्स, ये एक प्रकार की सदिश राशि है, सदिश वेक्टर राशि है, सदिश राशि। अब सदिश राशि क्यों है? क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए, बल के लिए परिणाम भी जरूरी है, परिणाम होना चाहिए। दूसरी बात, बल के लिए क्या जरूरी है? दिशा भी जरूरी है कि किस दिशा में बल लगाया जाता है, किस दिशा में बल लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करूं, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात यहां से करूं कि इस ऑब्जेक्ट पर बल लगाया जा रहा है इधर की तरफ से, कोई व्यक्ति है, इधर से ए व्यक्ति है और वो बल लगा रहा है F1 बल लगा रहा है इधर वाली साइड में, और वो बल लग रहा है 10 न्यूटन। कितना न्यूटन लग रहा है? 10 न्यूटन, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि 10 न्यूटन बल जो है वो व्यक्ति इधर वाली साइड पे लगा रहा है, ए व्यक्ति, दूसरे वाला व्यक्ति इधर वाली साइड है, ठीक है, बी व्यक्ति इसकी बात कर रहे हैं, और ये बल लगा रहा है, कोई बल लगा रहा है F2, यानी कि दोनों बल सेम नहीं है। अगर ये 10 न्यूटन लगा रहा है तो मान लेता हूं इस वाले बल का जो परिमाण है वो है 20 न्यूटन। कितना है? 20 न्यूटन है। अब आपको समझ में आएगा कि अगर मैं बात करूं कि इस ऑब्जेक्ट पे जो बल लग रहा है, इधर वाली साइड से 10 न्यूटन, इधर वाली साइड से कौन सा लग रहा है? 20 न्यूटन। तो आप जानते हैं कि बल कौन सी साइड से ज्यादा लग रहा है? 20 न्यूटन से ज्यादा लग रहा है। तो 20 न्यूटन से अगर बल ज्यादा लग रहा है तो ऑब्वियसली ये वस्तु इधर की तरफ खींच जाएगी, इधर की तरफ जाएगी, ठीक है। इधर की तरफ वस्तु क्या करेगी? गति करेगी, ठीक है। तो गति करके इसका मतलब हमें क्या जरूरी है? बल को व्यक्त करने के लिए हमें किसका जरूरी हुआ? क्या जरूरी हुआ? उसका परिमाण जरूरी हुआ। ये हमें पता होना चाहिए कि किस साइड से या कितना बल लगाया जा रहा है। अगर हमें ये परिमाण नहीं पता होता, 10 न्यूटन या 20 न्यूटन नहीं पता होता, तो हम नहीं बता सकते थे कि कौन सी साइड से बल ज्यादा आरोपित किया जा रहा है, ज्यादा लगाया जा रहा है। इसलिए बल को व्यक्त करने के लिए किसका होना जरूरी है? परिमाण। सॉरी, यहां पर परिणाम लिख दिया है, परिमाण होता है, ठीक है। परिमाण, ठीक है। तो बल को व्यक्त करने के लिए किसका जरूरी होना होता है? परिमाण का जरूरी होता है। दूसरी बात, दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप किस दिशा में बल आरोपित कर रहे हो। जैसे मान लो आपको किसी वस्तु को यहां से उधर वाली साइड में धकेलना है, तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप बल किस दिशा में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाली चीज है कि अगर आपने ज्यादा परिमाण का जहां पर बल आरोपित किया है, वस्तु जो है ज्यादा परिमाण की वजह से उस दिशा में क्या हो जाएगी? गतिमान हो जाएगी या उस दिशा में खिसक जाएगी। तो नॉर्मल सी बात है कि बल को व्यक्त करने के दो प्रकार की यूनिट्स का होना जरूरी है, एक तो परिमाण और एक उसका क्या होना? दिशा होना जरूरी है। कि बल को दो तरीके से व्यक्त करते हैं, परिमाण भी जरूरी है बल के लिए और बल के लिए दिशा भी जरूरी होती है कि किस दिशा में हमें बल को क्या करना है? आरोपित करना है। तो इसीलिए बल किस प्रकार की राशि? एक सदिश राशि है। ये ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा होना जरूरी होता है, वो राशि कौन सी होती है? सदिश राशि होती है। इसी प्रकार से बल की एक प्रकार की कैसी राशि? सदिश राशि है। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दूसरी, इसके अंदर जो दे रखा है कि बल के लिए क्या क्या जरूरी है, ये आपको पता चल गया। परिमाण जरूरी है और क्या जरूरी है? दिशा जरूरी है। नेक्स्ट अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। जैसे एक सूत्र की बात करूं मैं, चलो आप पहले सूत्र देख लो कि बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर m.a, ठीक है। अब अगर आप इसको याद रखना चाहो तो एक शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो, बलमा, ठीक है। बलमा याद रख सकते हो, ठीक है। बलमा कैसे याद रख सकते हो? देखो ध्यान से, बल का मतलब तो आप जानते हो F हो गया, बल का मतलब तो क्या हो गया? F हो गया, और यहां पर मास का मतलब आप समझ सकते हो कि m, ये लिखे। तो बल का फॉर्मूला नॉर्मल सा याद रह जाएगा कि F बराबर क्या होता है? ma होता है। क्या होता है? ma। शॉर्ट ट्रिक के रूप में किसी को याद नहीं रहता तो याद रख ले बलमा, ये तो सभी जानते ही हो, है ना।
है ना। आजकल क्रेज इसी चीज का है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लें। इसको याद रखने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि बल मास याद रखेंगे तो आपको इसका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा कि बल का मतलब हो गया फोर्स F और बराबर में क्या है मास यानी कि m। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं कि कौन सी चीज क्या है। तो F का मतलब यहां पर है, जैसे यहां पर मैं लिख लूं F का मतलब फोर्स यानी कि बल, और रही बात m का तो m यहां पर है मास, मास यानी कि बल। और वही बात करें a का, जिसे बोलते हैं एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण। ठीक है, एक्सीलरेशन। बात करेंगे त्वरण की भी, क्या होता है त्वरण। बस नॉर्मल सा एक बार एक फॉर्मूला याद रखें कि बल का फॉर्मूला होता है F बराबर है ma, और शॉर्ट ट्रिक में याद रखना चाहो तो याद रख लेना बल। ठीक है, चलिए अब आइए यहां से इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट का मतलब इकाई की बात कर लेते हैं, मात्रक की बात कर लेते हैं। चलिए यहां से देखते हैं मात्रक। तो देखो F बराबर फॉर्मूला आपको पता है ma होता है, मात्रक भी आपका फॉर्मूला से ही निकलता है। कहां से निकलता है? फॉर्मूले से निकलता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप मात्रक भी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए m का मतलब है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है सभी बताएंगे, ये बताते हैं सभी बोले। जैसे किलो होता है, किलोग्राम होता है, और ये किलोग्राम होता है इनटू m a का मतलब एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, वेग में परिवर्तन को बोलते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? त्वरण। और इसका फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस u बटे t। वेग में परिवर्तन की दर, उसको हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। याद रख लोगे सभी? याद रख लोगे? यस सर, याद रख लेंगे। चलिए त्वरण का क्या होता है ध्यान से देखना। वेग है तो कितना वेग है? वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर क्या होता है? सेकंड होता है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर बटे सेकंड। तो मीटर ऊपर चला गया, बटे सेकंड है तो ये बटे से नीचे आ जाएगा सेकंड। और नीचे बात करें तो यहाँ पर क्या है? समय, यानी कि t। समय का मात्रक भी क्या होता है? सेकंड, और इसलिए त्वरण का मात्रक हो जाएगा m बटे सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर a का मात्रक मिला देंगे मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ये मात्रक हो गया इसका बल। ये मात्रक किसका आ गया? बल का आ गया। अब बोलोगे कि सर आपने न्यूटन बात किया था, यहाँ पर न्यूटन कैसे लिखा है? ऑब्वियसली न्यूटन, ऐसे न्यूटन के सम्मान के रूप में से बल का मात्रक जो है वो न्यूटन भी कहा जाता है। वैसे बात करें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग केजी इंटू यानी किलोग्राम इंटू मीटर, मीटर बाई सेकंड स्क्वायर होता है। या इसको थोड़ा लिखना चाहिए तो उसको लिख सकता हूं केजी मीटर सेकंड माइनस 2। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बटे में जब स्क्वायर होती है तो ऊपर जाके किस में चली जाती है? जो पावर होती है वो प्लस की होती है तो माइनस हो जाती है, और माइनस होती है तो प्लस की हो जाती है। तो यहाँ बटे में पावर तो प्लस की है, ऊपर जाते ही क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो इसका मात्रक हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज होगी। और इसी का मात्रक जो है, यही जो न्यूटन मीटर सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। और ये न्यूटन और ये मात्रक जो है, ये पद्धति है, इसका नाम है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति में मात्रक जो है बल का वो कौन सा होता है? न्यूटन होता है। या फिर हम बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कौन सी पद्धति में? एमकेएस पद्धति में। तो आ जाइए दोनों पद्धतियों की बात कर लेते हैं। जिसके अंदर एक पद्धति आती है सीजीएस। सीजीएस सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है, याद रखेंगे सभी। क्या होता है सभी बताइए? क्या होता है? ये होता है सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो होता है डाइन। क्या होता है? डाइन होता है। डाइन होता है, याद रखेंगे सारे। पूछ सकता है डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। वही एक और पद्धति है एफपीएस। कौन सी पद्धति है? एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, इसमें बल का मात्रक क्या होता है? ऑब्वियसली आप बता दोगे कि सर इसमें बल का मात्रक होता है पाउंड। क्या होता है? पाउंड होता है। तो तीन पद्धतियों में बल का मात्रक याद रखना है। पहली पद्धति कौन सी है? एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हो। दूसरी पद्धति है सीजीएस पद्धति, और उस पद्धति में मात्रक है डाइन, और एफपीएस पद्धति में क्या है? पाउंड है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको कंटेंट को समझना है,
समझने का प्रयास करना है। जहां तक भी आप समझ पा रहे हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपके लिए सारी सुविधाएं मैं खुद प्रोवाइड करवाऊंगा, हर एक टॉपिक को बारीकी से समझूंगा, क्योंकि मेरा ध्येय YouTube पर सब्सक्राइब बनाना नहीं है, ना मेरे को लाइक करने। मेरा ध्येय है कि आपको जो भी कंटेंट मैं पढ़ाऊं वो आपको एकदम इजीली और बढ़िया तरीके से आपके कंसेप्ट, आपके माइंड के अंदर वो चीजें क्लिक करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपके सामने हर रोज नए वीडियो के साथ यहां पर आता हूं, जिससे आपका जो तैयारी का जो लेवल है वो वास्तव में इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को हमारे साथ कनेक्ट करके रखिए, जिससे आप अपने तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकें। ठीक है, चलिए यहां पर किसी को प्रॉब्लम नहीं आती। मैं एक चीज एक बारीकी से आपको बता रहा हूं। यहां पर मैं बता सकता था जिसका मतलब किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्यों निकाल के देता आपको थर्ड का? क्यों मैं यहां से थर्ड का आपको निकाल के यहां पर पुट करके आपको बताता कि वास्तव में ये मात्रक होता है? क्योंकि मेरा ध्येय आपको एक जीरो लेवल से सिखाने का होता है ना। बहुत सारी चीजें हर कोई कॉपी पेस्ट करके पढ़ा रहा होगा, इस तरीके से कुछ भी कैसे भी करके पढ़ा रहे हो उनकी हेडेक है। पर हमारा मकसद जो है, हमारा मकसद आपको एक सही और अच्छा कंटेंट देने का इरादा रहता है, जिससे आपको हर एक पॉइंट एक बेस्ट तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मैं आपके सामने हर रोज प्रस्तुत होता हूं। तो आपका भी ये प्यार और सपोर्ट देख करके एक उम्मीद बनती है कि वास्तव में हमारे इस परिवार के लिए कुछ किया जाए, आपके लिए कुछ किया जाए, जिससे आपको कहीं और देखना ना पड़े। ठीक है, चलिए आइए अब बात करता हूं थोड़ी सी जो छोटी चीजें है ना, कई बार हम छोड़ देते हैं और थोड़ी में से कई बार क्वेश्चन पूरा हो जाते हैं। चलिए बात कर रहा हूं 1 न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर कितने टाइम होते हैं? आप सभी बताइए, 1 न्यूटन बराबर कितने होते हैं? 10 की पावर 5 टाइम होते हैं। कई बार पूछ लेता है 1 न्यूटन बराबर कितने टाइम होते हैं? डायरेक्ट इसका कौन सी पद्धति में मात्रक है? सीजीएस में मात्रक है। कौन सी पद्धति में? सीजीएस में। तो एक बार फिर से आप सभी बताएंगे, एलकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? सभी बताएंगे सर न्यूटन होता है, या न्यूटन नहीं है तो आप क्या बोल सकते हो? किलोग्राम मीटर पर सेकंड बोल सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हो। ठीक है सर, आपने बताया भी अभी। चलो सीरीज में बताइए, जिसके अंदर बल का मात्रक क्या होगा? यस सर, आपने अभी बताया, हमने याद तो नहीं रहेगा, डाइन होता है। और 10 की पावर 5 डाइन जो है वो 1 न्यूटन के बराबर होता है, ये भी आपने हमें बताया है। ठीक है, चलिए उसके बाद में बात करते हैं एफपीएस पद्धति में। कौन सी पद्धति में? एफपीएस पद्धति में जो बल का मात्रक है वो होता है पाउंड। क्या होता है? पाउंड होता है। ये नॉर्मल सी चीजें थी जो आपने डिस्कस कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। हमें एक चीज आपको आसानी से क्लियर हो सके इस तरीके से पढ़ाऊंगा। ध्यान से देखना, जो चीज आप आज तक रखते आए हो उस चीजों को मैं एकदम आपके लिए इजी बना दूंगा कि किस तरीके से आप बल चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बल इसके लिए बल। आइए दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखिए। पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, पहला जो पॉइंट है वो मैं लिख रहा हूं कि बल 2 वस्तुओं के बीच क्रिया से लगता है। 2 वस्तुएं जब आपस में क्रिया करती है तब उत्पन्न होता है। तो लिखता हूं बल 2 वस्तुओं के बीच, 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया से, यानी कि दोनों के अंदर नहीं क्रिया से, अन्योन्य क्रिया से लगता है। यानी कि बल के लिए जरूरी है कि 2 वस्तुएं आपस में क्रिया करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? आइए दोस्तों, जैसे मैं बात करूं यहां पर, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं यहां पर, देखिए जैसे ये कोई लकड़ी का बक्सा, एग्जांपल, सारी की सारी चीजें एग्जांपल के रूप में समझो। लकड़ी का बक्सा, सभी जानते हो यस सर है लकड़ी का बक्सा है, तो हम है ये क्या कर सकते हैं? अब इस बक्से पर मैं यहां से क्या लगाऊंगा? फोर्स लगाऊंगा। यहां से मैं क्या लगाऊंगा? फोर्स लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया? मैंने यहां से फोर्स लगा, मेरे इस लकड़ी के बक्से के बीच में क्या हो रहा है? अंतःक्रिया हो रही है।
अन्योन्य क्रिया हो रही है और इसी वजह से क्या हो रहा है, बल अप्लाई किया जा रहा है। इतना ध्यान रखेंगे कि मेरे और ऑब्जेक्ट दो वस्तुओं के बीच में जब क्रियाएं होगी, उनके बीच में इंटरएक्शन होगा, क्रिया होगी, उन दोनों के बीच में कार्य होगा, कि दोनों तरफ से कार्य होगा, तब बल आरोपित होगा। क्या होता है, बल आरोपित। कैसे? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट तब तक नहीं खिसकेगा जब हम बल लगा रहे हैं। इसके नीचे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक बल आरोपित करवा रहा है, जिसका नाम है घर्षण बल। कौन सा बल है? घर्षण बल। घर्षण, यानी कि अगर ये पृथ्वी पर पड़ा है ये बक्सा, तो हम बल इधर लगा रहे हैं, पर ऑब्जेक्ट और पृथ्वी जब एक दूसरे के संपर्क में है तो घर्षण बल इसके अपोजिट लग रहा है, मतलब घर्षण बल की दिशा किधर वाली साइड हो रही है, इधर वाली साइड हो रही है। तो बल दो वस्तुओं के बीच अंतः क्रिया से या फिर अन्योन्य क्रिया से क्या होता है, लगता है। ये ध्यान रखेंगे। इधर से वस्तु के द्वारा भी और इधर से हम लगा रहे हैं, इसका मतलब दो वस्तुएं जो है आपस में क्रिया करेंगी, तभी क्या लगेगा, बल लगेगा। तो अन्योन्य क्रिया से बल क्या होता है, उत्पन्न होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। देखो, दो वस्तुओं पर कार्य करना जरूरी है और दो वस्तुएं आपस में क्रिया करेगी, तभी बल का बल लगेगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दूसरी लाइन क्या लेंगे, बल वस्तु में त्वरण और मंदन उत्पन्न करता है। बल जो है वस्तु में त्वरण व मंदन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, मंदन उत्पन्न करता है। कैसे? त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन, त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन। अब वेग में परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है और वेग में परिवर्तन नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि एक तो वेग को बढ़ाया भी जा सकता है और एक वेग को क्या किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, किसके द्वारा, बल के द्वारा। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि त्वरण का मतलब वेग में क्या है, परिवर्तन। वेग में क्या है, परिवर्तन। वेग में परिवर्तन है, ठीक है। मंदन का मतलब है वेग को क्या कर देना, कम। यदि वेग में परिवर्तन है तो त्वरण और मंदन उत्पन्न कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल समझ आ जाइए, इधर वाली साइड में एग्जाम्पल। मान लो कोई बाइक है ना, कोई बाइक है और इस बाइक की स्पीड मान लो क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। एक एग्जाम्पल बात कर रहा हूं, 20 किलोमीटर। और जैसे इस पर मान लो इंजन के द्वारा क्या लगा, फोर्स लगा, बल आरोपित किया गया, ठीक है। आपने एक्सीलरेशन पर पावर रखा, आपने रेस की, उसके द्वारा क्या होगा, इसका जो बल जो वेग था 20 किलोमीटर पर आवर, इससे ये जैसे इस पर इंजन के द्वारा बल आरोपित किया गया, इसका वेग जो है, सॉरी बल जो है वो कभी कितना हो गया, मान लो 40 हो गया। 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये क्या होगी, चलने लगी। मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर मान लो वेग में परिवर्तन, तो यहां पर वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ कि 20 से कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो बल लगाने से ही क्या हुआ कि वस्तु के वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, वेग बढ़ चुका है। वही बात करें कि वस्तु में अगर मान लो बढ़ी हुई वस्तु का वेग ज्यादा है और उसमें क्या किया, हमने बल लगाया, और उसको जैसे मान लो आपने गाड़ी चलती हुई देखी है और चलती हुई गाड़ी में जब ब्रेक लग जाता है तो बढ़ा हुआ वेग जो है वो अचानक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो क्या होगा, मंदन होगा। वो क्या होगा, मंदन होगा। तो बल लगा करके वस्तु के वेग को बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि त्वरण बढ़ाया जा सकता है, त्वरित किया जा सकता है वस्तु को, और बल लगाकर वस्तु को क्या किया जाता है, धीमे भी किया जा सकता है, उसको मंदित भी किया जा सकता है, उसमें मंदन भी क्रिएट किया जा सकता है। तो बल क्या करता है, वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है, उसके वेग में बढ़ा भी देता है, और मंदन यानी कि वेग को कम भी कर देता है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मंदन का आपको एग्जाम्पल पता है कि जब गाड़ी का ब्रेक लगता है तो बढ़ी हुई जो चाल है, वेग जो है वो अचानक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब वहां पर बल आरोपित किया गया, और बल आरोपित करने से उसका जो वेग बढ़ा हुआ था वो क्या हो चुका है, कम हो गया। इसका मतलब उसमें क्या आ गया, मंदन आ गया। और त्वरण का मतलब एक्सीलरेशन, आपने जिस वेग से गाड़ी चल रही थी उससे आपने ज्यादा बल लगा करके, यानी कि उसको आपने क्या कर दिया, ज्यादा स्पीड प्रदान कर दी। इसका मतलब उसके वेग में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, त्वरण उत्पन्न हो गया, वेग परिवर्तन हो गया, क्या हो गए, त्वरण हो गया।
क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। याद रख लोगे तो बल वस्तु को त्वरित भी कर सकता है और बल वस्तु में मंडल भी उत्पन्न कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये लाइन भी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करता हूं। थर्ड पॉइंट का तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आकार और आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। बल क्या कर सकता है? वस्तु के आकार आकृति में बदलाव कर सकता है, परिवर्तन। आकार और आकृति में क्या कर सकता है? परिवर्तन। आकार का मतलब है कि वस्तु का लंबाई चौड़ाई जो है, ऊंचाई जो है, उसमें बदलाव आ सकता है। आकृति और आकार दोनों एक चीजें नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। साइज और शेप जो है वो डिफरेंस है। साइज का मतलब, शेप का मतलब होता है आकृति, और यहाँ पर ये होता है साइज। इंग्लिश के बारे में है तो ध्यान रखिए दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है। मान लीजिए आपने एक बक्से पर क्या लगाया? बल लगाया। इसकी लंबाई मान लो कुछ है, जैसे मान लो 40 सेंटीमीटर है या मीटर है। इस वाले की, ये वाली मान लो चौड़ाई जो है जो भी आप मान सकते हो 20 सेंटीमीटर है। तो आपने इधर वाली साइड से बल लगाया, ठीक है, लगाया, और इधर वाली साइड से भी मान लो आपने बल आरोपित करवा दिया किसी भी चीज से। फिर दोनों साइड से आपने यहाँ पर F1 यहाँ पर भी F2 बल लगाया, कोई भी बल लगाया, तो क्या होगा? मान लो समान बल लगाया, यहाँ पर भी F1 लगाया, यहाँ पर भी F1 लगाया। तो जब ये चीज थी, वस्तु थी, जब आपने दोनों तरफ से बल लगा दिया तो वस्तु का जो शेप है, जो आपकी इसकी आकृति जो है, या फिर उसकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो जाती है? जैसे मान लो गुब्बारे की बात है, तो यहाँ गुब्बारा है, क्या है? गुब्बारा है। तो गुब्बारे के अंदर क्या होगा कि जैसे आपने बल लगाया, उसकी शेप क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। उसकी आकृति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अगर उसकी लंबाई चौड़ाई के अनुसार अगर चेंज होता है तो इसका मतलब उसका साइज क्या हो गया? आकार क्या हो गया? बदल गया। जैसे मान लो एक वर्गाकार बक्सा है या फिर कुछ भी चीजें हैं, जैसे मान लो आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, रबर का एक मान लो बक्सा है, ठीक है, वर्गाकार है, आपने उसमें प्रेशर लगाया तो उसकी वर्गाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई जो वो क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। इसका मतलब उसका आकार भी क्या हो चुका है? बदल चुका है। शेप का मतलब कोई भी वस्तु, जैसे मान लो क्या है, किसी भी तरीके की आयताकार, आपने उसको खींच करके या बल लगा करके आपने उसको क्या कर दिया? आयताकार वस्तु को बेलनाकार बना के किसी भी तरीके से कुछ भी बना लो, उसका मतलब शेप में परिवर्तन हो गया। तो बल जो है वस्तु की आकार और आकृति दोनों को क्या कर सकता है? यहाँ पर चेंज कर सकता है। उसकी लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन कर सकता है बल लगा करके, और बल लगा करके उसकी आकृति भी बदली जा सकती है। जैसे मान लो किसी भी आयताकार वस्तु है, उसको अपन बेलन में बदल दें, उसकी आकृति चेंज कर दें, तो आकृति को भी बदला जा सकता है और आकार को भी बदल करके क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखें। चलिए 3 पॉइंट क्लियर हो गए। एक बात और बता देता हूं, अगर दो वस्तुओं के बीच में क्रियाएं होगी, वो भी गया ना, पता नहीं कहां गया, चलिए चला गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोबारा एक बार बता देता हूं कि हमने कोई बता कि बल दो वस्तुओं में क्रिया से, दोनों वस्तुओं की क्रियाओं से उत्पन्न होता है, यानी बल आरोपित होता है। दूसरी बात करें कि बल के लिए जरूरी है कि वस्तु की क्या हो, बल के लिए दूसरी बात हमने क्या की कि बल जो है वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर देता है, उसके वेग में परिवर्तन कर देता है, वेग को बढ़ा देता है, वेग को कम यानी कि मंदन भी कर सकता है। बल जो है वस्तु की आकार और आकृति में परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है? आकार और आकृति। चौथी बात अगर करें तो बल जो है वस्तु की दिशा में गति में परिवर्तन कर सकता है। ये बात हमने पहले कर ली है। दिशा भी बदल सकता है कि जिस दिशा में मान लो एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। मान लो एक क्रिकेट का खिलाड़ी है, बॉल आ रही है इधर से, क्रिकेट के खिलाड़ी ने क्या किया? बल्ले से उस वस्तु पर क्या लगाया? उस गेंद पर क्या लगाया? बल लगाया। तो वो बॉल जो है वो जिस डायरेक्शन से आ रही थी उस डायरेक्शन से क्या हो गई? चेंज हो गई, यानी उसकी दिशा जो है वो क्या हो चुकी है? बदल चुकी है। उस बल्ले से जो खिलाड़ी ने जो बल लगाया है उसी बल के बदौलत उसकी दिशा क्या हो चुकी? बदल चुकी है। यानी इस दिशा से अगर बॉल आ रही थी वो इधर वाली साइड से चली गई, या फिर जिस दिशा में भी उसने बल लगाया उस दिशा में वो गेंद क्या हो गई? चली गई। इसका मतलब बल वस्तु की दिशा भी बदल सकता है, गति में भी परिवर्तन कर सकता है। मान लो बॉल आ रही है, किसी ने स्पीड से आ रही है, जैसे ही खिलाड़ी ने जोर से बल्ले से हिट किया उसको, तो उसका जो गति थी बॉल की वो गति ज्यादा हो चुकी है, और उसी ज्यादा गति होने की वजह से वो बॉल जो है वो ज्यादा दूरी पर जाएगी। इसका मतलब कि बल जो है वस्तु की दिशा और गति दोनों में क्या करता है? बदलाव करता है, परिवर्तन करता है। ये भी चीज आप क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। चलिए बात
नंबर पॉइंट हमारा ये है कि वस्तु का बल लगाने के लिए वस्तु का संपर्क जरूरी नहीं है, कैसे संपर्क जरूरी कैसे नहीं? अब ये नहीं कह सकते, जैसे मैंने आपको बताया दो वस्तुओं के बीच अणुओं क्रिया होना जरूरी है, जैसे मान लो ऊपर वाली साइड में ये चीज हमने देखी, ये तो संपर्क होना जरूरी था, वहां पर तो बता रहा हूं मैं, वो एक एग्जाम्पल अलग दिया था मैंने कि जहां पर दो वस्तुओं के बीच अणुओं क्रिया हो रही है। अगर मैं बात करूं, ये इसने लाइन जो बढ़िया लाइन बताई है, इस आपने तो पहले बोला था कि एक बक्सा है, उसके ऊपर इधर वाली साइड से बल लगे, उधर वाली साइड से बल लगे, इसका मतलब दोनों वस्तुओं के बीच में क्या है, अंतरक्रिया। यह सॉलिड भी हो रहा है, परंतु यहां पर ये लाइन आई है वस्तु का कि वस्तु का संपर्क होना जरूरी नहीं है। कैसे? जैसे मान लो आपने देखा है कि कोई भी वस्तु जो है वो कहां पर खिंचती है, पृथ्वी की तरफ। पृथ्वी पर मान लो यहां पर बिंदु ए पर कोई वस्तु है, और इस वस्तु को मैंने छोड़ दिया, नीचे छोड़ दिया, तो ये वस्तु कहां गिरेगी, पृथ्वी की तरफ। क्यों गिर रही है? क्योंकि पृथ्वी में एक प्रकार का बल लगा के इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। तो कौन सा बल है वो? गुरुत्वाकर्षण बल है, ऑब्वियसली गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वस्तु क्या होती है, किसकी तरफ खींचती है, पृथ्वी की तरफ खींचती है। कहां पर खींचती है? पृथ्वी की तरफ। ये पृथ्वी की तरफ खींचेगी, ठीक है। तो वस्तु कहां पर आती है? पृथ्वी की तरफ आती है। इसका मतलब ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है इस वस्तु को कहां खींच रहा है? पृथ्वी की तरफ। तो आप मेरे को ये बताइए, यहां से ध्यान से देखिए कि वस्तु और पृथ्वी के बीच में संपर्क हो जाएगा? नहीं हो रहा है। वस्तु यहां है, पृथ्वी नीचे है, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है? अन्योन्य क्रिया तो हो रही है। इस वस्तु को ये पृथ्वी आकर्षित कर रही है, इसके बीच अन्योन्य क्रिया हो रही है, पर इन दोनों में संपर्क नहीं है, एक दूसरे के पास में लगी हुई है, फिर भी ये खींच रही है। इसका मतलब वस्तु के बीच में संपर्क होना जरूरी नहीं है, ठीक है। पृथ्वी का उस वस्तु के पास होने से या उसके संपर्क में आने से ही वो बल नहीं लगेगा, अपितु वो बल वस्तु पर जो लग रहा है वो दूर से भी काम कर सकता है, बिना संपर्क के भी काम कर रहा है। जैसे मैंने यहां से ये जो करंट है, अगर मैंने इसको गिराया तो गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे है, पृथ्वी के केंद्र से लग रहा है, तो पृथ्वी के केंद्र से गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है, ये वस्तु जो है यहां से इसके बीच में संपर्क तो नहीं, फिर भी बल लग रहा है, एक अदृश्य बल काम कर रहा है। इसका मतलब दो वस्तुओं के बीच में संपर्क होना जरूरी नहीं है बल के लिए। असंपर्क बल जिसको बोलते हैं, जो वस्तु के बिना संपर्क के भी लग सकता है। और कई बार अपन मान लो किसी भी बक्से को अगर धकेल रहे हैं तो बक्से और हमारा हाथ एक दूसरे के संपर्क में है, तो संपर्क के द्वारा भी बल लग सकता है। और बिना संपर्क के कारण से पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू जो अपन क्या करती है, वस्तुओं को खींचती है, तो कौन सा बल है? असंपर्क बल है। तो संपर्क बल के द्वारा भी बल लग सकता है और वस्तुओं के बिना संपर्क के भी बल आरोपित किया जा सकता है। इसलिए यहां पर लाइन लिखी गई है कि बल के लिए वस्तु का संपर्क होना जरूरी नहीं है। संपर्क हो तो भी लगेगा, पर संपर्क नहीं हो तो भी लग सकता है। ये बात लग सकता है, लगता ही है। तो ये दोनों चीज याद रखनी है। आप ये बोलो कि सर संपर्क जरूर नहीं है, इसका मतलब संपर्क होगा तो लगेगा नहीं, ऐसा नहीं है। अब एक बैल जो होता है बैलगाड़ी को खींचता है तो अपने कंधे से क्या लगा है, वो उस बैलगाड़ी को संपर्क है ना उस बैलगाड़ी के साथ कंधे से उसका, तो उस पे बल लग रहा है तो बैलगाड़ी खींचती जा रही है। इसका मतलब तो हाथ भी लग रहा है, दोनों संपर्क में है, ठीक है। एक दो चुंबक आपस में लिया हमने, चुंबक ली, अब इन दोनों के बीच चुंबकों के बीच में अंतरक्रिया हो रही है, और अंतरक्रिया होने से ये चुंबक दूसरे चुंबक की तरफ नजदीक खींच रही है, पर दोनों आस पास तो नहीं है ना, एक दूसरे के संपर्क में थोड़ी है, नजदीक आ एकदम चुंबक के थोड़ी दूर लग रहा है, तो दूर से भी लग रहा है, बिना संपर्क में भी लग रहा है। ये चुंबकीय बल है, ये भी असंपर्क बल है। समझ में आ रही है बात? आपने साइकिल चलाई, साइकिल में आप जब पैडल मारते हो तो पैडल और आपकी साइकिल के बीच में क्या है? संपर्क लग रहा है, और उसी के कारण आप बल आरोपित कर रहे हो, ये संपर्क बल है। तो वस्तु में संपर्क से भी बल लग सकता है और वस्तु में बिना संपर्क के भी बल लग सकता है। अगर घर्षण बल की बात करूं तो मान लो मेरा मार्कर जो है ये क्यों चल पा रहा है यहाँ पर, क्योंकि इस बॉल और मार्कर के बीच में क्या लग रहा है? घर्षण लग रहा है। क्या लग रहा है? घर्षण लग रहा है, और इसी घर्षण की वजह से मैं यहाँ पर लिख पा रहा हूँ। इसका मतलब घर्षण जब मार्कर जब बोर्ड के पास होगा तभी ये घर्षण लग रहा है। इसका मतलब बोर्ड और मार्कर दोनों संपर्क में आएंगे तभी ये बल क्रिएट होगा, घर्षण बल।
तो कुछ बल संपर्क वस्तुओं के संपर्क में आने से क्रिएट होते हैं, संपर्क बल बोलते हैं, और जो वस्तुओं के संपर्क में आने से नहीं क्रिएट होते हैं वो असंपर्क बल बोलते हैं। तो याद रखेंगे कि बल के लिए वस्तु का संपर्क होना जरूरी नहीं है, संपर्क होना जरूरी नहीं है, पर संपर्क हो तो ही लग सकता है या लगता है। ये नॉर्मल सी बातें हैं, याद होनी चाहिए। चलिए तीसरी बात अगर मैं बात करूं कि समान बल लगते हैं तो वस्तु अपनी स्थिति बदलती नहीं है। अगर समान बल आरोपित होंगे, कैसे बल होंगे? समान बल लगते हैं, समान बल होंगे तो परिणामी बल क्या होगा? 0। परिणामी बल जो है, टोटल फोर्स जो है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 होगा, 0 होगा। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। बस इतना सा देख लेते हैं, है ना। वीडियो को बाद में करते हैं, क्लोज करते हैं, क्योंकि ज्यादा कंटेंट हो जाए, ज्यादा लंबा वीडियो चला जाए फिर आपकी समस्या हो जाती है। अपन अगले वाली वीडियो बात कर लेंगे कि समान बल जो है वो क्या करता है, समान बल लगाने से परिणामी बल 0 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, बॉक्स जो है, ये बॉक्स है, यहां पर मैंने बल लगा दिया 10 न्यूटन का, और इधर वाली साइड से भी मैंने बॉक्स पर क्या लगा दिया? 10 न्यूटन का बल लगा दिया। आप बता देंगे कि सर दोनों का परिमाण क्या है? समान है। परिमाण क्या है? समान है। तो दोनों का बल का मान समान है तो ये वस्तु इस स्थान से ना इधर खिसकेगी ना ही इधर खिसकेगी। इसका मतलब वस्तु की जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जब समान बल हो, दोनों का समान बल आरोपित हो, F1 का भी मान कितना है? 10 न्यूटन, और F2 बल जो लग रहा है वो भी कितना है? 10 न्यूटन। जब समान परिमाण के जो बल लगाए जाते हैं, दोनों तरफ समान बल हो, तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि वस्तु अपनी जगह छोड़ करके वहां से नहीं जाएगी। ठीक है, ये चीज याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये वाली बात आप क्या कर लेंगे? 6 नंबर पॉइंट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट की। इसका थोड़ा सपोजिट बात कर लेते हैं ना। 7 नंबर पॉइंट, 7 नंबर पॉइंट ये होता है कि असमान बल को, असमान का मतलब समझ चुके हैं? असमान बल तो वस्तु की स्थिति में क्या होगा? परिवर्तन होगा। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन किस तरह होगा? परिवर्तन अधिक बल की तरफ। किस तरह है? अधिक बल की तरफ, बल की दिशा में। अब ये लाइन समझने का प्रयास करेंगे सभी कि अगर असमान बल हो, जैसे एग्जांपल सुनते हैं, आइए ध्यान से, इधर वाली साइड से ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर इधर वाली साइड से लग रहा है 10 न्यूटन का। कितना न्यूटन लग रहा है? इधर वाली साइड से वस्तु पर लग रहा है 5 न्यूटन का। कितना न्यूटन का लग रहा है? 5 न्यूटन का। तो आप सभी ये बताएंगे कि वस्तु किस तरफ खिसकेगी, किस तरफ जाएगी, किस दिशा में जाएगी। और इसलिए बता सकते हो कि सर यहां से 10 न्यूटन लग रहा है, इधर से 5 न्यूटन लग रहा है, तो बल तो ये ज्यादा लगा रहा है, ये ज्यादा लगा रहा है, इसका मतलब है इधर वाली साइड वस्तु जाएगी। वस्तु की दिशा क्या होगी? इधर वाली साइड। ठीक है, समझ में आई बात? तो लाइन पढ़ो, तो असमान बल हो, अलग अलग बल लग रहे हो, तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा। यस, वस्तु इस पोजीशन से हट करके, इस स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर जाएगी, और किस दिशा में जाएगी? जिस दिशा में ज्यादा बल आरोपित किया जा रहा है, यानी कि इस दिशा से ज्यादा बल आरोपित किया जा रहा है, तो वस्तु किधर की तरफ खिसकेगी? इधर वाले ज्यादा बल की दिशा में ही क्या होगी? वस्तु क्या होगी? गति करेगी या खिसकेगी। ये चीज याद रखनी है। ये बता रही है कि असमान बल लगेगा तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन तो होगा, पर वस्तु अधिक बल की दिशा में क्या करेगी? गति करेगी। क्या करेगी? गति करेगी या खिसकेगी। बताइए कहां समस्या है? अगर बात करूं इस पर नेट फोर्स कितना लगा, आप सभी बताएंगे इस पर कुल बल कितना लगा। तो कुल बल लग रहा है, आप बताएंगे कि सर आप ये बताओगे कि इस वस्तु पर बल कितना आरोपित हो रहा है, इस वस्तु पर परिणामी बल कितना आरोपित हो रहा है। तो आप बताएंगे सर 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है, तो परिणामी जो बल है, रिजल्टेंट जो फोर्स है वो इन दोनों का के तो महापुरुष होंगे, तो 10 और 5 को जोड़ करके बताएंगे सर 15 न्यूटन बल लग रहा है। नहीं बेटा, 15 न्यूटन बल नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि 10 न्यूटन बल इधर वाली साइड से लग रहा है, 5 न्यूटन इधर वाली साइड से वापस दे रहा है। आपने जिसको दिया 5, मान लो 5 किसी के थप्पड़ लगाए, इधर वाले ने आपके 5 थप्पड़ लगा दिए, आपने इसका 3 थप्पड़ लगाए, तो ज्यादा मार्क किसके
की रहेगी, वो 3 की ज्यादा रहेगी, क्योंकि 5 तो आप तो इक्वल हो, आप तो इक्वल हो गए, तो 3 एक्स्ट्रा रहे हैं, कोई टारगेट होता है उसी से थोड़ी सी चीज होती है, तब जाकर के रिलेशन होता है सामने वाला, उसे भी एक्सप्रेस है रिजल्टेंट जो फोर्स जो होगा वो दोनों का अंतर होगा। तो बल असमान है, परिणामी बल क्या लगेगा, इन दोनों का अंतर, यानी कि 10 में से 5 न्यूटन घटेगा, यानी कि टोटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है कितना, 5 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है। कितने न्यूटन का अप्लाई हो रहा है, 5 न्यूटन। ये बेसिक सी चीजें हैं। हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दे, एक छोटे से क्वेश्चन के रूप में बना करके दे दे और आपको ये पूछ ले कि इधर वाली साइड से एक बल किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का लगा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है, कुछ भी दे सकता है। तो वहां पर उस पर टोटल परिणामी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 5 न्यूटन होगा। कितना न्यूटन होगा, 5 न्यूटन। तो यहां तक क्लियर हो चुका, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। अब बात कीजिए 8 नंबर पॉइंट, अगर एक ही दिशा में बल लगते हैं, सेम डायरेक्शन में लगते हैं, एक ही दिशा में फोर्स अप्लाई हो, दिशा में बल लगे, तो याद रखें दोनों बल आपस में जुड़ जाएंगे। बल क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाते हैं, बल आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जुड़े जाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल समझते हैं, ये ऑब्जेक्ट है भाई, अब इस पर एक बल लग रहा है, इस पर लगा रहे हैं, एक बल लगा रहा है, कितना लगा रहे हैं, 10 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है। एक बल 10 आरोपित किया जा रहा है, इसी पर एक बल आरोपित किया जा रहा है, मान लो इस पर 20 न्यूटन का बल आरोपित किया जा रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों ही समान डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर समान दिशा में बल लग रहे हैं तो आप जानते हो कि समान दिशा में लगे हुए बल आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर F टोटल रिजल्टेंट फोर्स आएगा, वो F1 और F2 दोनों का क्या होगा, योग होगा। F1 और F2 का क्या होगा, योग, यानी कि इस वस्तु पर रिजल्टेंट जो फोर्स है वो लगेगा कितना, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, यानी टोटल फोर्स लगेगा 30 न्यूटन। कितना लगेगा, 30 न्यूटन। अगर सेम दिशा में बल आरोपित हो रहा है, एक ही दिशा में बल लगाया जा रहा है, तो दोनों बल आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, परिणामी बल इन दोनों का योग होता है। परिणामी बल इन दोनों का क्या होता है, योग होता है। जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, अगर सेम दिशा में लग रहे हैं, एक ही दिशा में आरोपित किए जा रहे हैं, तो बल आपस में जुड़ जाते हैं। और जब अलग अलग बल लग रहे हैं और अपोजिट दिशा में लग रहे हैं, तो बल क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। बल क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। याद रखेंगे, बात करेंगे एस क्या, विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में बल लगते हैं, विपरीत दिशा में बल आरोपित होता हो, बल लगे, तो परिणामी बल क्या हो जाते हैं, आपस में घट जाते हैं। परिणामी बल क्या होगा, दोनों का अंतर होगा, दोनों का क्या होगा, अंतर होगा, दोनों का क्या होगा, अंतर होगा, दोनों का अंतर होगा। ये चीज हमने यहां पे देखी कि परिणामी बल जो है, यदि बल जो है, दो बल आपस में अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इधर वाली साइड में लग रहा है, इधर वाली साइड में लग रहा है, तो ऐसा दोनों का जो अंतर जो है वही परिणामी बल होगा, उस ऑब्जेक्ट पे वही बल अप्लाई होगा जो इन दोनों का अंतर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पर उन बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो अपने घर से आर्थिक कंडीशन जिनकी एकदम कमजोर है, जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान के अंदर ज्यादा बड़ी मात्रा में पैसे खर्च करके वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके साथ अगर शेयर करोगे तो किसी का भला होगा, तो बहुत अच्छी बात है। हमारा उद्देश्य भी यही है कि हमें किसी भी जो गरीब परिवार का बच्चा है या फिर कोई ऐसा जो विद्यार्थी है जो पढ़ना तो चाहता है, उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनके लिए एक अच्छा बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, जिससे आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके जितने भी डाउट्स होंगे, जो भी चीजें आप प्रेफर करोगे, वो सारी मैं आपके डाउट सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।